क्लास 11 फिजिक्स वेक्टर चैप्टर का आज पहला वीडियो बन रहा है। ठीक है, काफ़ी आसान चैप्टर है, मुझे विश्वास है स्टेप बाय स्टेप आप बड़े प्यार से इसे सीखते जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला वीडियो वेक्टर। ठीक है, वेक्टर सीखने के लिए सबसे पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर बहुत सरल भाषा में मैं बोलूं तो सिर्फ एक छोटी सी लाइन आपको याद रखना चाहिए, which can be measured, जिसे आप माप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर? जिसे आप माप सकते हैं वो, या जिन राशियों को आप माप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर? अच्छा, जिनको आप माप सकते हैं, अच्छा अगर मैं पूछूं इस समय आपसे, मैं ऐसा पूछ दूं, अच्छा बोलिए इमोशन, क्या इसे आप माप सकते हैं? यकीनन किसी की इमोशन को नहीं मापा जा सकता है। बट अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के विषय में मैं पूछ दूं स्पीड, क्या आप इसे माप सकते हैं कि उसका स्पीड क्या है, चाल कितनी है? आप बिल्कुल माप सकते हैं, बता सकते हैं। मान लीजिए मैं बोल दूं पेन, किसी की तकलीफ को क्या मापा जा सकता है? नहीं मापा जा सकता है। किसी के दर्द को, दुख को नहीं मापा जा सकता। बट इसके जगह कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर हो जाए, फोर्स, तो इसे मापा जा सकता है कि कितने का बल लग रहा है, कितने न्यूटन का बल लग रहा है कि नहीं? तो चलिए इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए एकदम स्टेप बाय स्टेप आप बहुत प्यार से इसे सीखेंगे। ये तो मैं ऐसे ही बोला हूँ अभी, आप देखिए फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए, तो क्या होगा आगे आपको फिजिक्स सीखने में काफ़ी हेल्प होता है। चलिए देखते हैं। पहले जान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है। 12th तक आपको फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह का पढ़ना है, वैसे 3 तरह का लेकिन होता है, उस पर बाद में बात करेंगे हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का है? 2 तरह का। पहला है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। इसी पर तो बात करना है ना हमें। दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो जब आप स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क समझ लेंगे तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी। ठीक है, तो ये रहा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इस पे हम लोग बात अभी करेंगे। पहले मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्केलर क्वांटिटी आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। कुछ को याद रख सकते हैं बहुत प्यार से आप। जैसे अगर मैं बोलूँ, आप सिर्फ एक नाम याद करें। चलिए मैं आपके पहले ये बोलता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ एक नाम लिख दूँ, मनदेव। ये बिल्कुल आपके काम में लगेगा अभी। मनदेव एक सज्जन है जिनका नाम है मनदेव। इनका ये काम क्या करते हैं? तो ये टीटी है। क्या है? टीटी है। मनदेव क्या है? टीटी है। और टीटी तो एक पोस्ट का नाम है ना, तो उनको आप रिस्पेक्ट देंगे तो टीटी जी बोलिए। मनदेव टीटी जी। आपने देखा कि मनदेव टीटी जी एक नलके को खोलने की कोशिश कर रहे हैं पर वो खुल नहीं रहा। तो आपको पता है कैसे खुलेगा, उनको नहीं पता है, तो आपने उन्हें बताया मनदेव टीटी जी प्रेस। आपने उन्हें बताया मनदेव टीटी जी प्रेस, आप उसे दबाइए तब वहां से पानी निकलेगा। ये अगर छोटी सी बात आप ध्यान रखें तो मुझे लगता है आपको स्केलर क्वांटिटी समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मनदेव टीटी जी प्रेस, आइए इनका उपयोग देख ले हम लोग। ठीक है, मनदेव टीटी जी प्रेस। मैं उनके विषय में यहाँ देखिए, मैं इसे लिख रहा हूं MANDEV, मनदेव। इसे मैं मिटा लेता हूं ताकि आपको स्पेस मिल जाए।
दिखने में सुविधा होगा। मंदेव TTG, देखिए मैं लिख रहा हूँ TTG PRESH, प्रेस, मंदेव TTG प्रेस। इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे M से हुआ मास, M से हुआ मास, A से हुआ एरिया, N से नंबर, N से नंबर, D से डिस्टेंस, D से डिस्टेंस, E से एनर्जी, E से एनर्जी, V से वॉल्यूम, V से वॉल्यूम, T से टेम्परेचर, T से टेम्परेचर, दूसरे T से टाइम, दूसरे T से टाइम, G से ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, P से प्रेशर, P से प्रेशर, P से पावर भी होता है, दो हो जाता है, P से पावर भी होता है, प्रेशर और पावर। R से रेडियस, R से रेडियस। देखिए E से एनर्जी मैं यहाँ लिख चुका हूँ, ये आपको सजाने के लिए दिया गया, इसलिए मैं इसका पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ। E फॉर एनर्जी। S से स्पीड, S से स्पीड, H से हाइट, H से हाइट। समझ में आया? आप सोचिए कितने प्यार से आप इसे याद कर रहे हैं। मैं यहाँ आपके लिए फिर से लिख रहा हूँ, मंदेव TTG प्रेस, मंदेव TTG प्रेस। ये लेकिन स्केलर क्वांटिटी है टोटल, इसकी जगह मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, कहीं आप भूल ना कर लें, फिर इस पर बात करते हैं। पहले कुछ स्केलर क्वांटिटी आपको लेकिन याद रखना चाहिए, मुझे लगता है काफ़ी हेल्प करता है फिजिक्स को सीखने में। ठीक है, मंदेव TTG प्रेस, M फॉर मास, A फॉर एरिया, N से नंबर, D फॉर डिस्टेंस, E से एनर्जी, V से वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, T फॉर टाइम, G फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, P फॉर प्रेशर और पावर, R फॉर रेडियस, S फॉर स्पीड एंड H फॉर हाइट। आइए वेक्टर क्वांटिटी पे बात करते हैं। अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पे कुछ बात करते हैं। खूब छोटी सी बात आपको याद रखना है। एक स्कूल का नाम है DAV, बहुत फेमस स्कूल है DAV, और आप इसका फोर्स जानते ही हैं। DAV का एक अपना ताकत है, फोर्स है। D फॉर डिस्प्लेसमेंट, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, A फॉर एक्सेलरेशन, A फॉर एक्सेलरेशन, V फॉर वेलोसिटी, और F फोर्स तो फोर्स ही है, मिस्टेक हो गया, मैं इसे पूरा कैपिटल में लिख दिया हूँ, लेकिन आप समझ जाएंगे। D फॉर डिस्प्लेसमेंट, A फॉर एक्सेलरेशन, V फॉर वेलोसिटी और F मतलब तो फोर्स ही है। बस ये छोटी सी बात आप याद रखिए, DAV फोर्स आपके लिए वेक्टर क्वांटिटी, बस ये ज़्यादा यूज होता है, उपयोग में आता है, इसलिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या सीखे? स्केलर क्वांटिटी, कुछ याद रखने का ट्रिक्स जान गए, और वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग चैप्टर पे बात करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? खूब सिंपल। स्केलर वैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे कि जिन भौतिक राशियों से केवल मान का बोध होता है, दिशा का बोध नहीं होता है, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिन भौतिक राशियों से मान और दिशा दोनों का बोध होता मतलब पता चलता है, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। आप छोटे छोटे शब्दों में समझें, जिस फिजिकल क्वांटिटी से केवल, यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल परिमाण हो,
डायरेक्शन नहीं हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो उसे हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। और जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो, तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। छोटी छोटी बातों पर आप सोचे, अभी हम लोग पढ़े स्पीड, चाल 5 मीटर पर मिनट, बोले इसमें कोई डायरेक्शन है? 5 मीटर पर मिनट जाता है, कोई भी एक व्हीकल है जो 5 मीटर पर मिनट जाता है। पर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो कैसा लिखा जाता? 5 मीटर पर मिनट, कोई ना कोई एक डायरेक्शन होता, मान लीजिए नॉर्थ है, एक डायरेक्शन दिया, नॉर्थ के दिशा में वो पर मिनट 5 मीटर जाता है। समझ रहे हैं? मैं इस पर टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। एक छोटा एग्जांपल और ले लें। मान लीजिए कोई एक बात बोल दिया जाए, इसके जगह 5 की जगह 10 कर दे, जो भी हो, तो आप समझ जाएंगे डायरेक्शन अगर है तो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है तो वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए इस 5 की जगह में कोई ऐसे लेटर भी दे सकता है, फॉर एग्जांपल ए, इसका मान कुछ भी 5, 10, 20 एनीवे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये दिया है तो ये ओनली मैग्नीट्यूड दिया है, और अगर इसी ए को इस तरह दिया गया है तो ये वेक्टर है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड के लिए ए दिखाया गया है और डायरेक्शन के लिए ये एरो दिखाया गया है। समझ रहे हैं आप? ये एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। क्लियर? इस मैग्नीट्यूड को लिखने का एक तरीका फिजिक्स में और भी है, हम लोग मॉड लगाते हैं। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, इस स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब ही हो गया मैग्नीट्यूड। उसी तरह वेक्टर लिखने का भी प्रोसेस है, एक मतलब हुआ मैग्नीट्यूड, देखो दोनों बात होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ए का मतलब वो मैग्नीट्यूड, और इसी ए के साथ ऊपर एक कैप लगा देते हैं, इसे कैप पढ़ते हैं हम लोग, एक कैप लगा देते हैं, ये यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक ना। तो ये डायरेक्शन के लिए लग गया है, ये क्या बताया? ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? आइए इसके आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ वेक्टर। सिर्फ जो जरूरी है वो हम लोग जान लें। पहला है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर पहला है। इक्वल वेक्टर मतलब ऐसा दो वेक्टर आपको दिया जाए जिसका लेंथ इक्वल हो, समान हो, बराबर हो, समझ रहे हैं, और डायरेक्शन भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, ये डायरेक्शन बता रहा है ना, लेंथ इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। ठीक इसका उल्टा होता है ऑपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? वैसे दो वेक्टर जिनका लेंथ तो समान हो, जिनका लंबाई बराबर हो, बट डायरेक्शन विपरीत हो, उल्टा हो, एक दूसरे के अपोजिट चले। समझ में आ रहा है? जिनका लेंथ समान हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपोजिट वेक्टर। इसका एक एग्जांपल आप देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। मुझे लग रहा है आपको देख लेना चाहिए, ये ठीक था तो आप समझ जाएंगे। ये देखिए एक वेक्टर ये है, मान लीजिए 5 यूनिट का है ये, और एक वेक्टर अपोजिट गया, ये भी 5 यूनिट का है, ये भी 5 यूनिट का है। अब मैं कैसे समझूंगा दोनों के लिए? ये तो मुझे दिख रहा है अपोजिट है, तो आप सिंपल याद रखें, जब इक्वल वेक्टर होगा तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का। और यहाँ आप देख पा रहे हैं दोनों के बीच में जो एंगल है कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है कि नहीं? तो अपोजिट आप समझ सकते हैं, जब बीच में दो वेक्टर के बीच जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों कैसा वेक्टर कहलाएगा? अपोजिट वेक्टर। क्लियर? आइए तीसरा देखते हैं।
ये बड़ा सिंपल आपको याद रखना है, 3 और 4। एक है यूनिट वेक्टर और दूसरा है नल वेक्टर। नल वेक्टर कैसे याद रखना है? जब वेक्टर आप सॉल्व करेंगे ना, जब वेक्टर आप सॉल्व करेंगे तो उसका मान आएगा या तो 1 या तो 0। जब किसी वेक्टर को सॉल्व करने पर कई एक वेक्टर मिलकर जब सॉल्व होगा, उसका मान अगर 1 आता है तो उसे हम लोग बोलेंगे ये यूनिट वेक्टर है। बस यही आपको जानना है, अभी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। और जब सॉल्व करने पर उसका मान 0 आएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। समझ रहे हैं आप? बहुत दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। ठीक, 2 और छोटी छोटी बातें आप जान लीजिए। ये क्लियर है? चलिए, 2 और छोटी छोटी वेक्टर के विषय में आप जान ले 2 बात। एक होता है कोलिनियर वेक्टर और दूसरा है कोप्लेनर वेक्टर। आइए इस पर बात करते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है जब कई वेक्टर एक के पीछे एक लगे रहते हैं तो इसे हम लोग कोलिनियर बोलते हैं, यानी एक रेखीय वेक्टर। जब एक रेखा में वेक्टर मिलेंगे ना तो उसे क्या कहेंगे? कोलिनियर। ठीक उसी तरह जब एक तल में, प्लेन का मतलब क्या? तल। जब एक तल में कई एक वेक्टर मिलते हैं, इस तरह से आप मान लीजिए ऐसे वेक्टर को दिखा सकते थे। जब एक तल में कई एक वेक्टर मिलेंगे तो ये कैसे वेक्टर होंगे? कोप्लेनर वेक्टर। एक प्लेन में जो वेक्टर मिलते हैं उसे हम लोग कोप्लेनर बोलेंगे, और जब एक रेखा में कई एक वेक्टर मिलेंगे तो उसे कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। यकीनन आपके समझ में आई होगी। ठीक है, आइए अब इस पर धीरे धीरे हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, आइए इसे याद रखने का एक छोटी सी मैं आपकी इसके टिप्स देता हूँ। ये जरूरी नहीं आप वैसा ही करें, मुझे लगता है ज़्यादा इजी होता है। आप इस वेक्टर को, 6 वेक्टर को आप ऐसे याद रख सकते हैं। OA10 को लीनियर प्लेनर, OA10 कोलिनियर प्लेनर। O फॉर ऑपोजिट एंगल वेक्टर, E फॉर इक्वल वेक्टर। पढ़ने में सुविधा होगा। 1 से होता है यूनिट और 0 से होता है नल। तो आप एक लाइन में 4 वेक्टर को याद रखें। OA10 किसी को भी बोल सकते हो, OA10। क्लियर? अब को मतलब भी होता है एक रेखा में लाइन से लीनियर बना है। एक लाइन में रहेगा तो कोलिनियर और एक प्लेन में रहेगा तो कोप्लेनर। क्लियर? चलिए इस पर हम लोग बात करेंगे बाद में। ठीक है, वेक्टर क्या होता है? शिफ्ट होता है, पैरेलल शिफ्टिंग होती है वेक्टर की। जैसे कोई वेक्टर मान लीजिए मैं ऐसा ले लिया, तो आप क्या कर सकते हैं? इसके पैरेलल आप इसे यहाँ ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। इसके पैरेलल आप इसे ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। अगर ये थोड़ा और आगे बनाते हैं आप ऐसे तो आपको दिखता है ये वेक्टर। किसी भी वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात है कि पैरेलल शिफ्ट करने की जरूरत क्या है कि नहीं? इसका बहुत उपयोग है। छोटी छोटी 2 एक बातें आप जान लें। अगर 2 वेक्टर के बीच आपको एंगल निकालना हो तो ये शिफ्टिंग काफ़ी हेल्प करता है। आइए थोड़ा उस पर देख ले बात। तो आइए हम लोग देखते हैं शिफ्टिंग कैसे एंगल में आपको एंगल निकालने में कैसे हेल्प करता है। अगर मैं पूछूं यहाँ पर, पहले इसके लिए आपको रूल पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो शिफ्टिंग है ना, शिफ्टिंग एक रूल पे चलती है। रूल क्या है आप याद रखेंगे? शिफ्टिंग के लिए सेम, एस फॉर सेम। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जब हम लोग जाएंगे इसके बाद तो वहाँ के लिए डिफरेंट, SD याद रखेंगे। शिफ्टिंग के लिए यानी एंगल निकालने के लिए सेम होना चाहिए और एडिशन के लिए डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर? जब उस पर जाएंगे तो आप इन बातों को समझ जाएंगे। सेम का मतलब हेड के साथ हेड रहेगा तो एंगल निकलेगा, या फिर टेल के साथ टेल रहेगा तो एंगल निकलेगा। हेड मतलब सर और टेल मतलब पूंछ। अगर मैं बोलूं ये एक वेक्टर है
तो इसका ये सर होगा और ये टेल होगा, ये हेड है और ये टेल है कि नहीं? ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, देखते हैं अब हम लोग आगे। अगर मैं पूछूं इसमें, मान लीजिए एंगल को मैं अगर थीटा बोल रहा हूँ, थीटा का मान कितना है, तो आपको देखना क्या है, जो एंगल बना है वो कैसे बना है। देखिए ये टेल है और ये इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का टेल दोनों मिला हुआ है, टेल और टेल मिला हुआ है, टेल और टेल मिला है, यानी एंगल सही है। आपको एंगल में कुछ नहीं करना है। तो इसका मान कितना दिया, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या हुआ, 90 डिग्री। लेकिन अब इधर आप देखें, जब अगर मैं पूछूं यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए एक वेक्टर का हेड मिला है और दूसरे वेक्टर का टेल मिला हुआ है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। नियम क्या, एंगल देखने के लिए या तो हेड से हेड मिला है या फिर टेल से टेल मिला है। तो आप क्या करें, बड़ा सुविधा, इसे जो आगे है इसे आप वहां से शिफ्ट करके ऐसे पीछे ला सकते हैं। पैरेलल जैसे उठाए वैसे रख दिए, पैरेलल शिफ्टिंग, जैसे वेक्टर था वैसे उठाकर आप उसके ऊपर से नीचे रख दिए। तो ऐसा रखने से क्या हुआ, आप सोच के देखिए ये बात, ये जो एंगल बनेगा ये राइट एंगल कहलाएगा, मतलब सही एंगल आपका होगा जो पूछा जा रहा है, थीटा का मान क्या होगा ये। लेकिन न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो बोलिए, ये टोटल तो आप जानते हैं, कोई भी एक रेखा ये 180 डिग्री का होगा, उसमें ये जानते थे 60 डिग्री था, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 120 डिग्री। तो थीटा का मान क्या हो गया, 120 डिग्री। क्लियर? आइए इसे देखें। देखिए दो वेक्टर है, इसका भी हेड मिला हुआ और इसका भी हेड मिला। अगर यहाँ पूछूं थीटा का मान क्या है, तो जो दिया है सो 75 डिग्री, जो भी मान दे। लेकिन आप यहाँ देखें तो एक वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड मिला हुआ है। नियम क्या बोलता है, हेड से हेड मिलाइए या फिर टेल से टेल मिलाइए। तो आप या तो इसे उठाकर यहाँ लगा दें या इसे उठाकर नीचे कर दें। अगर आप इसे थोड़ा सा शिफ्ट करके इसे नीचे ले जाए, सोचिए इस चीज़ को, अगर इसे आप शिफ्ट करके यहाँ पर नीचे लेंगे तो ये एंगल आपका बनता है। अब एक स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या जानते हैं 180 डिग्री का होता है। तो 180 में 120 तो दिया गया था, तो ये कितने डिग्री का होगा, यकीनन 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या आया, 60 डिग्री। समझ में आ रही है? चलिए एक और देख लेते हैं। इधर देखिए इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का टेल मिला, यानी टेल से टेल मिला है, तो सही है। अगर यहाँ पूछा जाए थीटा का वैल्यू तो 150 जैसे था वैसे नियम से मिला है, टेल के साथ टेल मिला हुआ। बट उसी बात को यहाँ देखें, एक वेक्टर का टेल है और दूसरे वेक्टर का हेड है। अगर यहाँ पूछा जाए थीटा क्या होगा, तो आपका काम क्या है, हेड को हेड से मिलाएं या फिर टेल को टेल से मिलाएं। अगर आप इसे आगे शिफ्ट कर दें ऐसे, तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया 180, उसमें 150 ये था, तो ये कितना होगा जी, 30 डिग्री होगा कि नहीं। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। अब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे। अगला पॉइंट क्या रहते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का एडिशन 3 नियमों से होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला होता है ट्रायंगल लॉ, पहला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ये पहला तरीका है। दूसरा होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ये दूसरा है। और आखिरी होता है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। ये 3 नियम होता है एडिशन करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए वेक्टर का। एडिशन या सब्ट्रैक्शन का 3 नियम है वेक्टर में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर और आखिरी है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। एक छोटी सी बात और जान ले तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर
का उपयोग कब करते हैं? जब दो वेक्टर को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो। और जब दो से ज़्यादा वेक्टर का एडिशन आएगा तो हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर पे काम करेंगे। ठीक है, आज हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर को इस वीडियो में देखेंगे, बाकी जो बात है अगली वीडियो पे रखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है, ट्रायंगल लॉ हम लोग पहले देखेंगे। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ठीक, और ये एक दूसरा वेक्टर है। ध्यान से देखिए, एडिशन है तो एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल मिला हुआ है। क्लियर? एडिशन का मतलब है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने से जो डिस्टेंस होगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगर पूछा जाए दोनों को ऐड किया जाए, मान लीजिए पहला वेक्टर है ए वेक्टर, इसकी लंबाई कितनी है? ए, इसका मैग्नीट्यूड ए है। दूसरा जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड बी है। वेक्टर इसलिए वेक्टर का साइन दिया गया है। ठीक है, अब पूछा जाए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डिस्टेंस तो क्या होगा, तो ये निकालने के लिए आपको ये मिलाना पड़ेगा ना। लेकिन ये सबसे आसान क्यों है? इसलिए कि आप अंडर 10 पाइथागोरस थ्योरम जरूर सीखे होंगे, है कि नहीं? हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक राइट एंगल बना लेना पड़ेगा इस तरह। ये राइट एंगल बन गया। यहाँ आप चाहें तो कुछ नाम दे दें, मान लीजिए पी क्यू आर एस। इस डिस्टेंस को कुछ भी मान ले आप। मान लीजिए एक बात और, मान लीजिए आर ही मान। आर का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर को जो हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, उसका जो आंसर आएगा उस आंसर को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट बोलते हैं। क्लियर? रिजल्टेंट शब्द सुनकर अब घबराइएगा नहीं। रिजल्टेंट का मतलब इन दोनों को जोड़ने पर जो आंसर आया है वो क्या है? इसका रिजल्टेंट है। क्लियर? अब आइए ऐसे हम लोग देख लेते हैं। तो आपका मेन बड़ा जो समकोण हुआ, जो राइट एंगल हुआ, कौन सा हुआ? पी आर एस। इस ट्रायंगल को आप ले रहे हैं, ट्रायंगल पी आर एस। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग सीखे हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ाधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। क्लियर? इसमें बोले हाइपोटेनस क्या है? पी और एस। तो लिखे हम लोग पी और एस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर मीन्स एस और आर, एस और आर का स्क्वायर होना चाहिए, प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है? पी और एस। इस ट्रायंगल में पी आर एस में बेस क्या है? पी से आर तक, पी और आर का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसे मैं आपको एक लाइन और बढ़ा के दिखाता हूँ। एस और आर का स्क्वायर जैसे था वैसे रखें। पी और आर देखिए दो भाग में बटा हुआ है, पी से क्यू फिर क्यू से आर। आप लिख ही सकते हैं इसे पी से क्यू। तो पी से क्यू का डिस्टेंस भी आपको मालूम है, तो एक ही बार बैठा ले रहे हैं वेक्टर ए। पी से क्यू का दूरी कितना है? वेक्टर ए। और इसके साथ जब जोड़ देंगे ये डिस्टेंस को, क्यू और आर को, तो पूरा डिस्टेंस हो गया ये वाला, पी और आर निकल जाएगा। पी से क्यू का डिस्टेंस है वेक्टर ए, और क्यू से आर का कोई डिस्टेंस आप नहीं जानते हैं, तो पी से क्यू के लिए लिख दिए ए, और उसके साथ इस रेखाटू को जो छूट गया जोड़ दिए क्यू आर। तो टोटल हो गया पी और आर, पी से लेकर आर तक। अब इसका स्क्वायर था तो आप इसका स्क्वायर कर दिए। दिक्कत हुआ? चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब इसके आगे सोचिए कि आपको क्या मालूम है और क्या नहीं। इसे भी तोड़ लीजिए। लीजिए मैं तोड़ देता हूँ एक लाइन और। एस आर का स्क्वायर जैसे था, इसको आप ए समझिए और इसे बी समझिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे तोड़ेंगे? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। ये काम कंप्लीट। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या पता है। देखिए ये तो वैल्यू है, ये तो आपको ऐसे ही दिया गया है। क्यू और आर का क्या डिस्टेंस आप जानते हैं? नहीं जानते, तो ये निकालना है। ये मालूम है, क्यू और आर आपको निकालना है। एस और आर, एस से लेकर आर तक ये भी आपको नहीं मालूम है, तो आपको ये निकालना है एक नंबर बात, और 2 नंबर में क्यू और आर निकालना है। 2 बातें आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए आप रफ में इधर साइड में बड़े आराम से ये छोटे वाले ट्रायंगल को आप ले लिया करें। छोटा वाला ट्रायंगल देखिए एस आर क्यू, ये वाला। अगर इससे सोचिए कि ये एंगल जो है वो अल्फा है, मान लीजिए अल्फा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में एस आर क्यू में बड़ा प्यार से देखिए आप, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एस आर क्यू में ये भी तो राइट एंगल है ना, है कि नहीं? तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सीखे हैं कि मुझे ये हाइपोटेनस पता है, कर्ण मालूम है, और मान लीजिए मुझे लंब निकालना है। मुझे कर्ण मालूम है और लंब निकालना, कैसे निकालते थे? साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था? लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? एस आर। लंब क्या है? एस आर। और कर्ण की लंबाई कितनी है? बी, वेक्टर बी। समझ में आया? दिक्कत हो रहा है? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब तो है एस आर, और बटा में कर्ण, कर्ण क्या है? एस क्यू। इसका लंबाई आपको पता है, वेक्टर बी, बैठा दी। आपको एस आर निकालना है, ये बटा इधर जाकर गुना करेगा, तो एस आर का मान निकलेगा वेक्टर बी इंटू साइन अल्फा। वेक्टर बी इंटू साइन अल्फा, ये आप ब्रैकेट में आपके लिए मैं रख रहा हूँ। मुझे निकालना था 2 बात, एक एस आर निकालना था, सो निकल गया, एस आर निकल गया। अब आपको क्यू और आर निकालना है। तो इसी ट्रायंगल में आप सोचिए, आपको हाइपोटेनस पता है और बेस निकालना है, आपको कर्ण मालूम है और आधार निकालना है। तो कर्ण और आधार का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री में क्या था? कॉस अल्फा में था। कॉस अल्फा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। आधार क्या था? क्यू आर, और इसका कर्ण क्या है? वेक्टर बी। इसका लंबाई मुझे मालूम है। उसी तरह जैसे इसके आगे निकाले, यहाँ क्यू आर का मान क्या आएगा? ये बटा जाकर इसमें गुना करेगा, वेक्टर बी कॉस अल्फा। देखिए 2 मान आपके लिए मैं निकाल लिया। यहाँ मुझे 2 ही बात बैठाना है, एस आर और क्यू आर निकल गया। बस आप इसे यहाँ पुट कर दे, ठीक है। चाहे तो इक्वेशन 1 करके पुट करें या ऐसे पुट करें। एस आर का मान कितना है? बी साइन अल्फा। तो यहाँ मैं लिखा बी साइन अल्फा। एस आर का स्क्वायर था, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। समझ में आया? प्लस ए स्क्वायर जैसे था वैसे लिखे। देखिए क्यू आर निकाल कर रखे हैं ना, बी कॉस अल्फा, बी कॉस अल्फा। इसका भी स्क्वायर था, इसका मतलब बी का भी स्क्वायर होगा और कॉस स्क्वायर तो होगा ही, प्लस 2a, और इसका मान क्या था? b कॉस अल्फा। तो लिखे b कॉस अल्फा। समझ में आ रही है? चलिए सॉल्व कर लें। सोचिए, ये मैं इसे पहले लिख ले रहा हूँ। मान लीजिए लिखा गया बी स्क्वायर साइन अल्फा, लीजिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, फिर बी स्क्वायर को एक जगह लिख रहा हूँ, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर? अब देखिए मैं इस ए स्क्वायर को पहले लिख लिया था, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, जो बच गया 2ab कॉस अल्फा। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? देखते जाइए आप। ए स्क्वायर, और इन दोनों में से अगर मैं बी स्क्वायर को कॉमन निकालूं, बी स्क्वायर को आप कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और ये जैसे था मैं वैसे लिख रहा हूँ, 2ab कॉस अल्फा।
बोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान कितना होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। त्रिकोणमिति में जरूर पढ़े होंगे आप। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये तो 1 हो गया, 1 से जब बी स्क्वायर में इंटू होगा तो बी स्क्वायर ही रहेगा, बचेगा ये प्लस 2ab कॉस अल्फा। ये जो फॉर्मूला बना, इससे आप किसी भी दो वेक्टर का जब एडिशन निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ऊपर मैं मिटा ले रहा हूँ, आप पॉज करके देख लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, इधर मिटा लेता हूँ। ये सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड ही बताएगा। अब रहा जब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसमें दो बातें होंगी। ये एक रिजल्ट है, मैं आपके लिए ऊपर लिख ले रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। ये जो रिजल्ट आपको मिला, ये रिजल्टेंट जो मिला, ये क्या है, मैग्नीट्यूड बताएगा आपको। ये आपके लिए मैग्नीट्यूड बताता है। अब वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, इसे मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए खूब सिंपल बात है। जो ट्रायंगल आपके पास था, ये जो ट्रायंगल था, मैं गलती से मिटा दिया, ये जो ट्रायंगल था ना, ये जो ट्रायंगल था पी क्यू पी क्यू, यहाँ पे एस था और ये हम लोग राइट एंगल बनाए थे इस तरह, तो ये आर रखा गया था। इसकी लंबाई थी वेक्टर ए और ये कर्न जो था ये वेक्टर बी था। ये आपको रिजल्टेंट निकालना था जो हम लोग इससे निकालें। क्लियर, इसे हम लोग अल्फा माने थे। क्लियर, इसकी जो लंबाई आई थी एस आर, एस आर क्या निकाले थे हम लोग, ठीक है। ये जो एस आर निकला था, ये मैं फिर से लिख देता हूँ, एस आर बराबर था बी साइन अल्फा, एस आर का मान निकला था। और ये जो क्यू आर निकला था, ये निकला था बी कॉस अल्फा, बी कॉस अल्फा। ये दो मान हम लोग निकाल कर रखे थे। क्लियर, अब आपको अगर डायरेक्शन बताना हो तो डायरेक्शन के लिए आपको टेन थीटा निकालना पड़ता है। टेन थीटा क्यों, डायरेक्शन तो ये निकालेगा ना, ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट इस बेस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा। मान लीजिए एंगल ये थीटा है, ठीक है, तो इसके साथ आपको डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन तो इधर से नहीं आएगा, डायरेक्शन कैसे बताएंगे, इसे अगर आप थीटा मान लें और टेन थीटा का वैल्यू निकालें तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लक अकला लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये मैं आपको समझ के लिए लिखा हूँ। परपेंडिकुलर क्या था, ये था परपेंडिकुलर एस आर, इसका वैल्यू क्या था बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। क्लियर, डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पर सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पर बेस क्या है इस ट्रायंगल का, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ट्रायंगल है ना, इसी ट्रायंगल में लेंगे। बस इस एंगल के साथ हम लोग बना रहे थे। तो बेस क्या है पी आर, पी आर मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू का डिस्टेंस आप जानते थे वेक्टर ए, और प्लस क्यू आर, क्यू आर क्या था बी कॉस अल्फा, बी कॉस अल्फा। इस मेथड से आपका डायरेक्शन मिलेगा। बस ये छोटी छोटी दो बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। यहाँ से आपको थीटा बताना था, इसलिए थीटा क्या होगा, टेन इधर चल जाएगा तो इन्वर्स में आएगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस, सॉरी अल्फा रहेगा ना, ये अल्फा में आएगा, अल्फा था इसीलिए अल्फा, यहाँ अल्फा था, कॉस अल्फा। क्लियर, ये आपका निकल गया थीटा, यानी ये डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन के लिए टेन इनवर्स
बी साइन अल्फा बाई ए प्लस बी कॉस अल्फा, और मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला बना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। क्लियर? ये आपको डायरेक्शन बताएगा। इस पर दो एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल इस पर देख लें ताकि आपके समझ में पूरी तरह से आ जाए। मान लीजिए अगर अल्फा का मान 0 हो जाए, अल्फा का मान 0 डिग्री है, ऐसा मान लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अल्फा का मान 0 डिग्री है और आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाता तो क्या होता? तो मैग्नीट्यूड तो ये बताता, तो इस जगह पे आपको अल्फा का मान 0 रखना है। तो जब कॉस अल्फा का मान 0 होगा, जब इसका मान 0, तो कॉस अल्फा में वो जो टेबल हम लोग पढ़े थे, कॉस साइन 0 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2, इस तरह से वहाँ पर कॉस 0 का मान कितना है? कॉस 0 का मान है 1। तो इसमें आप रखते हो उसका मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस अल्फा, माने कॉस जो अल्फा की जगह में जो मान रहेगा, अल्फा का मान 0 डिग्री है तो कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। और ये क्या रहता है? अंडर रूट रहता है। सॉरी, ये रूट में था, मैं छोड़ दिया हूँ लिखना, ये रूट में है। ठीक ना, वहाँ रूट में था वो, इसलिए हमने स्क्वायर में ही रख दी, स्क्वायर निकाले नहीं थे। क्लियर? तो जब ऐसा रखेंगे आप तो इसका मान ये रूट में आएगा, तो ए स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 तो कोई काम नहीं कर रहा है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या मिलेगा? ए प्लस बी मिलेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए प्लस बी। ठीक उसी तरह अगर इसका डायरेक्शन पूछा जाता, जब अल्फा का मान 0 डिग्री है तो यहाँ अल्फा का मान 0 डिग्री बैठा लेते हैं और यहाँ से निकालते हैं हम लोग डायरेक्शन, टेन इनवर्स। अब बोलिए बी साइन अल्फा, साइन अल्फा, अल्फा का मतलब 0, तो साइन 0 0 होता है, तो 0 से बी में गुना होगा तो 0 हो जाएगा। 0 मतलब क्या होता है? बम। 0 का मतलब बम। अब बम के नीचे कुछ भी बैठे उसका खेला हो जाएगा खत्म। बम के नीचे कोई बैठेगा तो बचेगा क्या? यानी इसका मान क्या है? 0। तो 0 से जो भी गुना होगा सब 0, यानी इसका डायरेक्शन क्या होगा? 0। 0 जब डायरेक्शन आता है, खूब अच्छा सोचिए, उसे हम लोग आर्टिवरी बोलते हैं, यानी जिधर आप खुशी अपने सुविधा अनुसार उसके डायरेक्शन को मान सकते हैं, अपने सुविधा के अनुसार उसके डायरेक्शन को आप मान सकते हैं। क्लियर? आइए एक छोटा सा और देख ले, क्या लेता हूँ। ठीक है, चलिए अगर अल्फा का मान 90 डिग्री ले लिया जाए, अल्फा का मान अगर 90 डिग्री हो जाए और तब आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए, तो आपका काम है इस अल्फा की जगह में, कॉस अल्फा की जगह में कॉस 90 बैठा देना। तो ये रूट के अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। कॉस 90 0 होता है, तो 0 बैठा दिए। अब बोलिए 0 से किसी भी चीज़ में गुना होगा तो क्या वो बचेगा? ये तो बम है ना, बम से मिलने से कोई बचेगा क्या? तो इसका खेला खत्म। तो रूट के अंदर क्या बच रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी। ये सब रिजल्टेंट है, आपको दिमाग में रखना चाहिए, तो न्यूमेरिकल करने में काफ़ी हेल्प होगा कि जब अल्फा का मान 90 डिग्री हो तो क्या रिजल्टेंट है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड है। अब अगर डायरेक्शन पूछा जाता तो यहाँ पर जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ 90 डिग्री बैठाते, तो देखिए क्या होता है? टेन इनवर्स, बोलिए साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है, तो लिखिए बी 1। साइन 90 का वैल्यू बैठा दिए, और कॉस 90 0, तो 0 से ये गुना होकर तो 0 हो गया, बचा सिर्फ वेक्टर ए। बचा कि नहीं? तो सॉल्व होगा तो क्या आएगा? टेन इनवर्स बी बाई ए, टेन इनवर्स बी बाई। तो इतना तो आपके समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा, इसलिए आज के लिए यहीं रख रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।